नमस्कार दोस्तों। आज 3 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो है एससी मेजॉरिटी रूलिंग फाइंड्स नो फ्लॉ इन 2016 डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस। जो हमने डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, उसके प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश जजों ने ये कहा है। देखिए ये आ, इस तरीके के न्यूज़ एक्चुअल में क्या होता है कि अब ये किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं और इसके कारण से कई बार जजमेंट जो होता है वो पक्ष में आता है। तो इसके साथ बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। चूंकि एक प्रक्रिया है, उसमें किसी भी नोट को रद्द करने या किसी भी नोट को बदलने या किसी भी नोट को चलन से रोकने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और उसी किसी भी नोट के चलन को रोकने, बदलने या उसको हटाने का जो वो है, उसी के तहत ये कार्य किया गया था। और इसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जो है डिमोनेटाइजेशन है ना, जो नोटबंदी है, जिसे हिंदी में नोटबंदी कहते हैं आप, तो वो जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक प्रक्रिया के तहत किया गया था। इसमें कोई अवैध तरीका या गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाया गया था। ठीक है। इसमें कई जजों के अलग अलग विचार हैं, तो वो अलग अलग बातें हैं। यहाँ से आपके सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये पूछे जा सकता है, ये सेक्शन आप जरूर देख लीजिएगा, सेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि प्रारंभिक परीक्षा में कहाँ से सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब बनाया गया, गवर्न कौन करता है, रिजर्व बैंक के स्ट्रक्चर क्या है रिजर्व बैंक का, ये यहाँ से पूछा जा सकता है। मेंस के प्रोसेस पे, मेंस के उस पे देखेंगे तो इसके क्या प्रभाव पड़े थे, किस सकारात्मक नकारात्मक, इसे आप देख सकते हैं, है ना। तो ये दो चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज है, चौथे पेज पे है, चर्च वेंडलाइज्ड इन वायलेंस ओवर रिलीजियस कन्वर्जन, है ना। नारायणपुर छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्र है या जिला है, उसे मान लीजिए। और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो चर्च को डिमोलिश करने के लिए आए थे। जाहिर सी बात है, उसमें आदिवासी बहुत ज़्यादा थे। और इसी में जो एसपी हैं वहाँ के, वो घायल हो चुके हैं। संयोग से ये हमारे दोस्त भी रहे हैं और ये घायल हो चुके हैं, दोस्त भी हैं और काफ़ी घायल हो चुके हैं। तो आपको ये देखना है कि इस तरीके के कन्वर्जन के लिए, है ना, इस तरीके कन्वर्जन के लिए विरोध अचानक से उत्पन्न हुआ है या एक प्रक्रिया के तहत या एक वे के तहत या इसे किसी ने बरगलाया है। इस तरीके की बातें आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना। तो ये एक मामला है। क्या ये राजनीतिक इनपुट है या सच में धर्मांतरण से लोग दुखी हैं या धर्मांतरण के तहत बहुत सारी प्रलोभन या बहुत सारे लालच, नौकरी का और पैसों का, इस तरीके की चीज़ें हैं, इसको देखना है आपको, है ना। खैर ये ट्राइबल ग्रुप के द्वारा इसको रोका गया, मतलब किया गया था और इसी पे ये घायल हो गए थे। तो खैर आप जब डीएम बनोगे या आप, तो इस तरीके के सिचुएशन को कैसे संभालोगे, ये आपको दिखाना है ना। इस तरीके के सिचुएशन आपके पास आए तो आप किस तरीके से संभालोगे, क्या क्या उपाय आपके पास इस समय है, तो ये आपको यहाँ पे हो सकता है। एक जो पेपर 4 है, एथिक्स वाला मामला, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे आप पढ़ लीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद एक न्यूज है पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 5 में है, जो यूज जेंडर न्यूट्रल वर्ड, है ना। एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन की जगह में अब एक्स सर्विस पर्सन कहा जाना बेहतर है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने देखा होगा कि हम हर जगह लड़कों को वरीयता देते हैं, है ना, लड़कों को वरीयता देते हैं। और कोई भी चीज़ हम जो रखे हैं वो कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सोच या इस तरीके की बातें दर्शाती हैं। तो इसी पे यहाँ पे है कि एक्स सर्विसमैन ही क्यों,
एक्स सर्विस वुमेन भी तो हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि हम इसको एक्स सर्विस पर्सन के रूप में जाने, एक्स सर्विस पर्सनल के रूप में जाने, तो ये बेहतर ज़्यादा होगा, है ना। तो इस ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में भी अब क्या किया गया है कि पहले किया जाता था का प्रयोग किया जाता था, अब थी का प्रयोग किया जाता था, वह कर रही थी, और उसे एक्चुअल में सी का प्रयोग, ही की जगह में सी का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा झुका है, जेंडर बायस हुआ है लड़कियों की तरफ। एनसीईआरटी का इसके पक्ष में तर्क है कि जब हम अभी तक ही का प्रयोग कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, तो सी का प्रयोग करने में क्या दिक्कत है। तो हम सी का प्रयोग करेंगे और इसे आप जेंडर न्यूट्रलिटी के तरफ बढ़ाए गए एक कदम कह लीजिए, या असमानता को समान करने की दिशा में एक कदम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बढ़िया है। इसके बाद है द केस अगेंस्ट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल, है ना। हिंदू टेम्पल को कंट्रोल कौन कर सकता है, इस पे बात की गई है ना। तो इसी पे बात की गई कि हम जब देखते हैं तो जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, है ना, माइनॉरिटी क्या करते हैं कि वो अपने धार्मिक स्थलों का जो रख रखाव है या मैनेजमेंट है वो करते हैं, लेकिन हिंदू टेम्पल्स को कौन करता है, स्टेट करता है। इसी पे पूरी बात की गई है कि क्या क्या प्रावधान है और किस तरीके की ये इसकी वैधानिकता क्या है, इसी पे पूरा का पूरा मामला है। जैसे आप देखेंगे, हाउएवर द framers of constitution being aware that temple entry movement advisedly provided separate power under article 20 which empower the state enact law providing social welfare in reform the throwing open Hindu religious institution। यहाँ पे एक ये बात थी कि हिंदू मंदिर यदि ताकतवर हो गए तो बहुत हद तक वो पूरे कम्युनिटी को प्रभावित रख सकते हैं, प्रभाव में रख सकते हैं, और ये एक तरीके से किसी भी पार्टी के लिए उनके शरण में जाना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कई पंथ हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, कई पंथ हैं, और उन पंथों के जो प्रमुख हैं उनके पास कई राजनीतिक दल आशीर्वाद लेने जाते हैं। आपने देखा होगा आशीर्वाद क्यों लेने जाते हैं, क्योंकि उनके जो अनुयायी हैं यदि उन्होंने वोट दे दिया तो वो कई सीटों पर निर्णायक मतदाता होते हैं, है ना। तो इसी को देखते हुए ये चीज़ें की गई थी, और आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको और भी समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इंडियाज प्रिजन फुटप्रिंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डे, है ना, 26 नवंबर को मनाया जाता है, और संविधान दिवस 2015 से, उसके बाद पहले विधि दिवस के मनाया जाता था, पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस संविधान दिवस के मनाने के पीछे और जो यहाँ पे बातें की गई हैं वो कहा गया है कि जो जैसे जून लास्ट डिप्लोमेट रीथिंकिंग आर्किटेक्चर, ये पूरा का पूरा एक तरीके से ये समझिए कि जो प्रिजन है ना, प्रिजनर हैं, मतलब जो कैदी हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है, इसी पे बात की गई है। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे, इसे पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानने के लिए, एक कॉमन नॉलेज, एक नज़रिया विकसित करने के लिए इसे पढ़ लेंगे तो ये बेहतर होगा। ठीक है, इसके बाद एक न्यूज़ है, इंडियाज टॉय स्टोरी इज स्टिल इन द मेकिंग। आप ये समझिए कि भारत में खिलौना जो है वो हम आज भी 80% आयात करते हैं ना। इन जुलाई he reviewed fact that about 80% of the toys were imported।
with crore of rupees going abroad, calling of the people vocal for local toys, है ना। ये समझिए कि आज भी हम 80% खिलौनों का आयात करते हैं, और इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे थे, है ना। कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे थे, या खिलौना पार्क बनाने की बात कर रहे थे, है ना। खिलौना पार्क बनाने की बात कर रहे थे। यदि ये पार्क बनाते हैं और वोकल फॉर लोकल करते हैं तो हमारे देश में रोजगार भी मिलेगा, आयात भी कम होगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आयात जीरो नहीं होगा। किसी भी सामान का जो कि भारत में उत्पादित या भारत में निर्मित ना होती हो, उसका ग्लोबल उत्पादन होता हो, तो ये ध्यान रखिएगा, वैश्वीकरण के दौर में, एकदम से ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मैं बता देता हूं, वैश्वीकरण के दौर में, है ना, सॉरी, ग्लोबलाइजेशन ही कर लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप ये नहीं कह सकते कि हम 0% इंपोर्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी हम नहीं कह सकते कि हम 0% इंपोर्ट करेंगे, है ना। तो 0% इंपोर्ट करने का तो सवाल ही नहीं होता। तो 0% इंपोर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन आयात को कम तो कर सकते हैं, है ना। आयात को कम तो कर सकते हैं। तो आयात को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके उत्पादन को बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके की स्कीम लॉन्च करनी पड़ेगी। उसी में टॉय पार्क या टॉय वो गलियारा बनाया गया था, खिलौना कॉरिडोर बनाया गया था, खिलौना पार्क बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर का रीजन है उसी में बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इसी के बारे में बात की गई है, और क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जैसे द टेबल शो शेयर चाइनाज टॉयज एक्सपोर्ट 36.4 ऑफ चाइना एक्सपोर्ट इन यूएस इन 2021। आप देखिए, है ना, इंडिया बहुत कम लेता है, लेकिन फिर भी 80% अभी जो है वो इंडिया अभी भी करता है। यूएस का टॉय इंपोर्ट इन 2021 इंडिया से मात्र इतना है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ चार्ट्स हैं। और भारत जो है बहुत ज़्यादा आयात करता है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो आयात तो कर रहे हैं, और हमारा खिलौना का मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुद के यहाँ क्यों नहीं बना सकते, इसी पे बात की गई है। तो इसी के डिटेल है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद है व्हाट इज द न्यू डिलिमिनेशन एक्सरसाइज ऑफ असम, है ना। डिलिमिटेशन जो है, इसको जो फिर से डिलिमिटेशन किया जा रहा है वो क्या है, इसके बारे में डिटेल दिया गया है ना। परिसीमन, असम रिमर्ज्ड 4 डिस्ट्रिक्ट विद द वंस दे वेयर carved out of 4 days after Election Commission of India notified the initiation of delimitation of assembly and parliamentary। तो इसी डिलिमिटेशन क्या है, असम में क्या दिक्कत, मतलब क्यों किया गया है, और हैव टू से कौन सी पार्टियां क्या कह रही हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है Jain fear that a sacred hill will be defiled by tourism plans, है ना। ये जो है पेज नंबर 10 पे है, और ये बहुत बड़ी न्यूज होनी चाहिए, पर लोगों ने पता क्यों नहीं बड़े न्यूज पे रखा। जैन जो है उनके तीर्थों को टूरिस्ट प्लेस मान दिया गया है ना। टूरिस्ट प्लेस मान लिया गया है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज के जगह में रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के माने मान। और जब ये टर्म आ जाता है तो वहाँ पे शराब, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बेचना सब कुछ शुरू हो जाता है। पार्श्वनाथ झारखंड में है, झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में जो पहाड़ी है पार्श्वनाथ,
और उसमें माना जाता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण 20 तीर्थंकरों के निर्वाण की प्राप्ति इसी पार्श्वनाथ पहाड़ी में होती है। और जैनियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आप जानते हैं कि जैन अहिंसा प्रेमी हैं, मद्य मदिरा से बहुत दूर रहते हैं। साय मतलब सायंकाल के बाद या शाम के बाद वो मतलब सूर्यास्त के बाद ही कह लीजिए वो भोजन तक नहीं करते। और इस तरीके से यदि ये कर दिया जाए कि प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज से रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो एक तरीके से बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी और इसी को लेके बहुत ही विरोध किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो इसको आपको देख लेना है और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ जैन धर्म को जानने का एक अच्छा मौका है। ठीक है। इसके बाद है ऑनलाइन गेम्स मस्ट रजिस्टर विथ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से ड्राफ्ट रूल्स, पेज नंबर 12 में, है ना। पेज नंबर 12 पे हम आते हैं। जो ऑनलाइन गेम्स हैं, है ना, वो मस्ट रजिस्टर विथ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, इनके रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर होना चाहिए और ड्राफ्ट रूल जो है कहा गया। अब यहाँ पे देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑन मंडे प्रपोज्ड एन अमेंडमेंट टू ब्रिंग ऑनलाइन गेमिंग विद इन द अम्बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन एंड डिजिटल कोड रूल, है ना। इसके सेल्फ रजिस्टर विथ एनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी कोई अप्रूव बॉडी है उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ आपको बताना पड़ेगा कि आप किस प्रकार की गेमिंग कर रहे हो या किस प्रकार का रिस्क है। तो ये चीज़ें बताना, जैसे आपने देखा होगा कि रम्मी बहुत ज़्यादा चर्चा में चलता है, अभी रम्मी का ऐड बहुत आता है, या विज़न 11 अभी एक खेला जा रहा है, या ड्रीम 11 आप कह सकते हैं, है ना, जिनमें लोगों को लत लग सकती है। और यह कहना अनिवार्य हो गया कि यह जो है मौद्रिक रिस्क पर है और इसकी लत लग सकती है आप खेलने। तो चूंकि वैधानिक चेतावनी देना अनिवार्य हो गया, साथ ही साथ इसका मतलब एक तरीके से रजिस्टर करना अनिवार्य हो गया, तो ये एक तरीके से वैधानिक बन जाएगा और इसका नियमन बहुत आसानी से किया जा सकेगा। ठीक है। उसके बाद है नीड मोर स्कोप फॉर रिसर्च ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, है ना। यहाँ पे मोदी ने कहा है कि नीड मोर स्कोप फॉर रिसर्च ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बहुत क्षेत्र हैं जिनमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो एक तरीके से रिसर्च को बढ़ावा देने, आधुनिक भारत के रिसर्च को बढ़ावा देने की बात की गई है। जैसा कि अभी अमित शाह ने भी कहा था कि जो 300 राजवंश हैं और 3000 राजाओं के इतिहास लिखे जाने चाहिए। तो ये काम शुरू हो चुका है। तो ये पुराने या प्राचीन भारत की बात कर सकते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करी है, मतलब आधुनिक भारत को भी लिखा जाएगा फिर से, है ना। तो ये एक इंडिकेशन है सरकार का कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के साथ साथ आधुनिक भारत पर भी बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है एसटी कमीशन होल्ड्स इट्स ग्राउंड ऑन इम्पैक्ट न्यू रूल्स ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो क्या मामला है या किस तरीके की, जैसे यहाँ पे है कि impact of new rules on Forest Right Act. The Environmental Ministry dismissed concern flagged by the Commission, said they were not legally tenable. तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि नेशनल कमीशन ऑन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ओवर फॉरेस्ट कंजर्वेशन चेयरपर्सन, ये जो कंसर्न है कुछ, और इस कंसर्न में क्या है कि लोगों के वहाँ अधिकार या जो क्या बोलते हैं उनके वनोपज पर जो हक बनता है उसके लिए जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसी पे कंसर्न पे बात करने की बात की गई है। और एसटी कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन
होल्ड इट्स ग्राउंड ऑन इम्पैक्ट ऑन न्यू रूल, उसी पे देखा जाएगा इसको। तो इसे आप पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, पर ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप थोड़ा सा देखेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 दैट NCST और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2004 लीगली टेनेबल, तो आप इसे देख लेंगे, है ना। और उसके बाद जो है IMF MD जॉर्जिवा वांस दैट ग्लोबल इकोनॉमी फेस टफर 2023, है ना। इन्होंने कहा है, ये हैं IMF चीफ हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और इन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमी है, वैश्विक इकोनॉमी है, वो 2023 में बहुत ही तनाव से गुजरेगी और बहुत ही दबाव रहेगा। ये चूँकि ये कहना सही बात है, क्योंकि हम कई चीज़ों से जूझ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, है ना, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, और कई मोर्चों पे, कोविड हो गया, ठीक है, ईरान, सऊदी अरब, ठीक है। तो इस प्रकार से कई चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, कई दबाव हैं, है ना। और US चाइना का टेंशन, US चाइना एंड EU का टेंशन, है ना। तो इस प्रकार से यदि ये चीज़ें चली तो जाहिर सी बात है अमेरिका अपने हाथ खींचेगा, यूक्रेन के चलते अनाज की कमी हो जाएगी, पाकिस्तान में बढ़ के चलते अनाज की कमी हो गई है। तो इस प्रकार से कई चीज़ें होंगी और इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिलेगा। डर ये है कि जो आर्थिक मंदी 2008 में आई थी, या उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ के एक मंदी का सामना पूरा विश्व करेगा, और 2023 शायद उस मंदी का ही साल है ना। तो ये आपको देखना है। आज के लिए इतना ही, आज काफ़ी चीज़ें थी। आप धीरे धीरे इसे क्या करेंगे, एक एक करके नोट करेंगे, और दो दो लाइन, तीन तीन लाइन में उसे हाईलाइट कर लेंगे, और इसका रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो मैं संबद्ध विषय बताता हूँ, जैसे जैन धर्म में 24 में से 20 तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था, उसे जाके आप एक बार पार्श्वनाथ देख लेंगे, पार्श्वनाथ की स्थिति देख लेंगे, है ना। जो पार्श्वनाथ की चोटी है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी ये देख लेंगे। तो इस प्रकार से आपका तैयार होता चला जाएगा। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नियमित रहें। धन्यवाद।